हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा सेवा में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग चाल और वेग को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि दूरी विस्थापन क्या होता है, दूरी विस्थापन में क्या अंतर है। उसके बाद चाल वेग क्या है, चाल वेग में क्या अंतर होता है। उसके बाद देखेंगे कि त्वरण क्या होता है और मंदन क्या होता है और इस दोनों में क्या डिफरेंस होती है, और इससे संबंधित सभी पॉइंट्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको चाल और वेग का थ्योरी सेशन समझ में आए, और इसके बाद हम इससे संबंधित पूछे गए क्वेश्चन को भी लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है दूरी यानी डिस्टेंस। दूरी क्या होता है, तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि दूरी क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, एक यहाँ पे पॉइंट है जिसका नाम हो गया ए, यहाँ एक पॉइंट है जिसका नाम है बी, और यहाँ एक पॉइंट सी, और यहाँ से यहाँ एक पॉइंट डी है। अब देखिए फ्रेंड्स, ए से लेके बी तक कुछ लंबाई है जिसको मान लेते हैं 2 किलोमीटर। बी से लेके सी तक कुछ लंबाई होगा जिसको मान लेते हैं 3 किलोमीटर, और सी से लेके डी तक कुछ लंबाई होगा जिसको मान लेते हैं 4 किलोमीटर। कुल दूरी निकालेंगे तो सभी को क्या करेंगे, ए से लेके डी तक के जोड़ देंगे। तो यहाँ हो गया 2 किलोमीटर, यहाँ हो गया 3 किलोमीटर, और यहाँ हो गया सी से लेकर डी तक 4 किलोमीटर। सभी को जोड़ दीजिएगा, कितना आ जाएगा 9 किलोमीटर। यानी जो टोटल डिस्टेंस आ गया वो कितना आया, 9 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, यहाँ से दूरी का डेफिनेशन निकलता है कि दूरी क्या होता है कि जितना भी लंबाई रहेगा सभी लंबाई को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वही जो कुल लंबाई होगा वो क्या कहलाएगा, दूरी कहलाता है। तो दूरी का डेफिनेशन हो गया कि किसी भी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। अब हम लोग दूरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए, दूरी का मात्रक क्या होता है यानी यूनिट। तो फ्रेंड्स, दूरी का यूनिट मीटर होता है। उसके बाद दूरी का बीमा क्या होता है, तो इसका बीमा क्या होता है, एल होता है। फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ बता दूं कि हम पिछले वीडियो में मात्रक को बीमा से संबंधित वीडियो बना चुके हैं। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं। उसके बाद देखिए इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो फ्रेंड्स, जो दूरी होता है अदिश राशि होती है यानी स्केलर क्वांटिटी। अब अदिश राशि क्या होती है, तो फ्रेंड्स जिसमें क्या होती है, परिमाण होती है और दिशा नहीं होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। उसके बाद एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो दूरी होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। यानी देखिए, आप अगर कुछ मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, अगर ए से थोड़ा भी अगर आगे जाते हैं तो आप कुछ दूरी तय करते हैं, तो कुछ दूरी तय कीजिएगा, इसका मतलब क्या है, दूरी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि बताइए दूरी निगेटिव होता है, तो फ्रेंड्स दूरी निगेटिव नहीं होता है, वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब एक चीज और फ्रेंड्स याद रखिएगा जो बार बार एग्जाम में आते हैं, जैसे देखिए ओडोमीटर, और एक होता है स्पीडोमीटर। ये दोनों क्या है, दोनों में डिफरेंस बताते हैं। देखिए ओडोमीटर क्या होता है, जैसे हम देखते हैं कि मोटरसाइकिल हो या कार हो या बस हो,
तो उसमें देख लेते हैं कि इसमें कितना दूरी तय किया और इसकी चाल कितना होती है। तो फ्रेंड्स, कोई भी वाहन होता है तो उसमें जो दूरी मापता है तो उसी यंत्र को हम क्या कहते हैं, ओडोमीटर कहते हैं। और अगर किसी वाहन में जो चाल मापने का काम करती है जो यंत्र, उसको हम क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर कहते हैं। तो ओडोमीटर क्या होगा, यह एक प्रकार की यंत्र होती है जो क्या मापती है, तय की गई दूरी को मापती है। और स्पीडोमीटर क्या होती है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए एक शब्द लगा हुआ है स्पीड। स्पीड में क्या होता है, चाल होता है। तो आप यहाँ से पकड़ सकते हैं कि स्पीडोमीटर क्या होगा। तो स्पीड मतलब चाल इसका मतलब है यह चाल को मापने का काम करती है। इसी से हम पता लगा लेते हैं कि कोई भी गाड़ी कितना किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। तो वह किस यंत्र से पता लगाया जाता है, स्पीडोमीटर से। अगर तय की गई दूरी की बात है तो ओडोमीटर से। तो ये था दूरी क्या है, इससे संबंधित हम पॉइंट्स को देखें। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है यानी विस्थापन, जिसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चाहे कोई व्यक्ति खड़ा है ए, और यहाँ से यहाँ तक उसने दूरी तय किया 3 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ से दूरी तय किया 4 किलोमीटर। अब फ्रेंड्स, अगर हम कुल दूरी की बात करें तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, कुल दूरी जितना लंबाई तय करता है उसको जोड़ देते हैं। तो 3 किलोमीटर यहाँ है और 4 किलोमीटर यहाँ है, तो कितना हो जाएगा कुल दूरी, 7 किलोमीटर। लेकिन हम देखेंगे कि विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, विस्थापन का मतलब होता है कि जो न्यूनतम दूरी तय होगा उसी को हम विस्थापन कहते हैं। तो देखिए ए से लेकर यानी इसका जो इनिशियल पॉइंट है ए है और इसका जो फाइनल पॉइंट है वो सी है। तो अगर आप ए से लेकर सी तक को मिलाइएगा तो इसका क्या आएगा, मिनिमम डिस्टेंस आएगा, न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर निकालिएगा तो इसका जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी तो जो न्यूनतम दूरी है यानी न्यूनतम दूरी कितना आया, न्यूनतम दूरी आ गया 5 किलोमीटर। अब फ्रेंड्स, जो न्यूनतम दूरी होगा उसको हम विस्थापन कहते हैं। यानी यह हमारा क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा यानी डिस्प्लेसमेंट। और यह हमारा क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा कि विस्थापन क्या होता है। तो जो न्यूनतम दूरी होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो देखिए विस्थापन का क्या डिफिनीशन है, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, यानी मिनिमम जो डिस्टेंस होगा वो विस्थापन कहलाएगी। अब हम देख लेते हैं विस्थापन से संबंधित कुछ पॉइंट्स को। तो चलिए पहले इसके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो इसका सबसे पहले हम मात्रा को देखें। तो इसका मात्रक होता है मीटर। अगर हम इसके बीमा की बात करें यानी डायमेंशन, तो इसका बीमा भी एल होता है। उसके बाद विस्थापन एक सदिश राशि होती है। अब सदिश राशि क्या होगी,
जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सदिश राशि। उसके बाद देखिए, या हम एक और चीज लिख सकते हैं कि जो न्यूनतम दूरी होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलते हैं। और फ्रेंड्स एक वीवीआई पॉइंट्स है जो कि आप याद रखिएगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और शून्य भी होता है, यानी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होता है। तो अब हम समझेंगे कि विस्थापन कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा और कब शून्य होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, 3 कंडीशन पॉजिटिव के लिए, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद 0, तीनों कंडीशन को बताते हैं कब विस्थापन पॉजिटिव होगा, कब विस्थापन नेगेटिव होगा और कब विस्थापन 0 होगा। तो देखिए पॉजिटिव कब होगा, जैसे देखिए यहाँ पे कोई कार या कोई व्यक्ति खड़ा है, अगर वो ए से बी तक गया, बी तक जाने के बाद यहाँ आया सी तक, तो यहाँ से जो न्यूनतम दूरी आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। तो देखिए इसका जो इनिशियल पॉइंट ए है और यह इसका फाइनल पॉइंट है, तो दोनों को जो मिलाती है तो यहाँ से कुछ दूरी तय हुआ, तो यह हमारा क्या कहलाएगी, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, जैसे कोई व्यक्ति अगर चाहे देख लीजिए कोई भी मोटरसाइकिल हो गया, वो यहाँ से यहाँ दूरी तय किया, उसके बाद उसने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद उसकी जो विस्थापन हो गई या दूरी वो इस तरफ आ गई, यानी बैक हो गई। तो बैक हो जाने पे जो इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ है, इनिशियल पॉइंट से जब बाईं तरफ कोई वस्तु आ जाती है तो उस कंडीशन में नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है। अब देखिए 0 डिस्प्लेसमेंट यानी शून्य कब होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, शून्य होने के लिए जैसे कोई व्यक्ति है, एक रास्ता है, यहाँ पे ए हो गया, ए से लेके बी तक गया, और देखिए बी तक जाने के बाद जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ए से लेकर बी तक जाता है, फिर बी से लेकर ए तक आ जाता है, तो यहाँ पे जो विस्थापन आ गया डिस्प्लेसमेंट वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या आपको एक और एग्जांपल समझा, देखिए कि कोई भी कार अगर वृत्ताकार पथ पे गति करता है, तो गति करता है इसका मतलब यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा और फिर यहीं पे आके मिलेगा, तो इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ हुआ कि अगर कोई व्यक्ति या कोई भी वाहन अगर जिस पॉइंट से शुरू करती है और उसी पॉइंट पे आकर मिलती है, तो इस कंडीशन में जो विस्थापन होगा हमेशा शून्य होगा। तो आपको समझ में आया होगा कि विस्थापन कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है और कब शून्य होता है। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं शॉर्ट में, आपको विस्थापन और दूरी में क्या डिफरेंस है यहाँ तो हम लोग डिटेल देख लिए, अब इसी का एक रिवाइज कर लेते हैं दोनों के बीच डिफरेंस करके। तो चलिए देखिए अंतर देख लेते हैं। तो जो भी हम लोग अभी डिस्कस किए हैं दूरी विस्थापन में, उसी से संबंधित कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे एक रिवाइज कर लेते हैं जिसकी आपको समझ में भी आ जाए। जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं दूरी यानी डिस्टेंस, और यहाँ इधर विस्थापन। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग पहला जो पॉइंट पढ़े कि जो कुल लंबाई होता है वही क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। और विस्थापन क्या होता है, न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं।
दूसरा पॉइंट हम लोग देखें कि जो इसका जो मात्रक था दूरी का वो भी मीटर है, और इसका जो मात्रक था, दोनों का जो मात्रक है वह समान है, मीटर है। इसका भी बीमा समान एल है, और इसका भी बीमा समान है। उसके बाद देखिए दूरी क्या था, अदिश राशि, और विस्थापन क्या था, सदिश राशि। उसके बाद एक और पॉइंट देखें कि दूरी क्या होता है, यह हमेशा पॉजिटिव होता है, और विस्थापन पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य तीनों होता है। और हम समझे भी हैं कि पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा और जीरो कब होगा। तो फ्रेंड्स इतने सारे थे अंतर जो दूरी और विस्थापन में है, तो आपको इसको ध्यान रखना है ताकि आपको इससे संबंधित किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप आसानी से जवाब दे सकें। अब चलिए अब हम देखेंगे चाल और वेग। चाल और वेग क्या होता है और इसमें क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम चाल को देखते हैं। तो फ्रेंड्स चाल का डेफिनेशन होता है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे चाल को हम डिनोट करेंगे एस से, दूरी को डी से और टाइम को टी से। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में। तो फ्रेंड्स जब नीचे समय लगा रहता है तो उसको हम दो तरीके से पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ सकते हैं एकांक समय में, या दूसरा अगर समय लगा रहता है तो हम दर भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से डेफिनेशन भी पूछ लिया जाता है कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दूरी के दर को हम क्या कहते हैं, तो भी हम क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। अब फ्रेंड्स देखिए चाल का मात्रक क्या होता है और चाल किस पे निर्भर करती है। तो देखिए सबसे पहले हम इसका यूनिट देख लेते हैं। इसका मात्रक, चाल का मात्रक अगर हम निकालेंगे तो देखिए दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद हम इसका बीमा निकालते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स दूरी का बीमा जो कि हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, एल होता है, और समय का बीमा क्या होता है, टी होता है। तो चाल का बीमा क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 1। और देखिए चाल क्या होगा, चाल कहने से हमको यह पता चलता है कि कोई वस्तु कितना तेज है, यानी उसमें दिशा का कोई पता नहीं चलता है। इसीलिए चाल क्या होती है, चाल एक अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी होती है। अब दोस्तों हम एक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो है औसत चाल। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। सॉरी चाल है तो क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड। औसत चाल क्या होता है, तो फ्रेंड्स औसत चाल होता है कि तय की गई कुल लंबाई तय करने में जो कुल समय लगता है उस दोनों के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, औसत चाल कहते हैं। यानी
इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा औसत चाल का, तय की गई कुल दूरी बट्टा तय करने में लगा समय। या फ्रेंड्स एक और फॉर्मूला आप जानते हैं कि औसत चाल अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो आप इस फार्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2xy बट्टा x प्लस वाई। यहाँ से भी आप डायरेक्ट औसत चाल को निकाल सकते हैं, यानी जितना भी दूरी रहेगा उसको जोड़ लीजिए और जितना समय है उसको जोड़ लीजिए और उस दोनों को भाग दे दीजिए, तो आप आराम से निकाल सकते हैं कि उसका औसत चाल क्या होगा। और फ्रेंड्स आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर पूछ दे कि औसत चाल का यूनिट क्या होता है, तो फ्रेंड्स चाल का यूनिट क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। तो औसत चाल पूछे या एक समान चाल पूछे, सभी का यूनिट मीटर प्रति सेकेंड होगा, सभी अदिश राशि होंगे और सभी के बीमा क्या होगा, LT-1 होगा। तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। अब चलिए हम वेग को डिस्कस करते हैं। देखिए वेग यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका डेफिनेशन है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, फिर आ गया एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। फ्रेंड्स अगर विस्थापन आए तो वेग कहलाएगा, अगर एकांक समय में अगर दूरी आए तो वह क्या कहलाएगा, चाल कहलाएगा, जो कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो यानी वेग का फॉर्मूला हो जाएगा विस्थापन बटा समय। अब यहाँ से इसका हम या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी हम आपको बताया है कि अगर नीचे जिसके समय लगा रहता है तो उसको एकांक समय या दर भी पढ़ते हैं, तो क्या दर हो जाएगा, विस्थापन की दर को भी हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, या प्रति एकांक समय में तय की गई विस्थापन को भी हम क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। तो किसी भी तरीके से आपसे डिफिनीशन भी पूछा जा सकता है। तो इसका यूनिट देख लीजिए, मात्रक विस्थापन का यूनिट मीटर होता है और समय का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसका बीमा की बात करें, क्या हो जाएगा, विस्थापन का बीमा L, समय का बीमा T हो जाएगा, यानी LT-1 होता है। और फ्रेंड्स हम देख चुके हैं कि जो चाल होता है वो अदिश राशि होती है और वेग क्या हो जाएगा, सदिश राशि होगा। क्यों सदिश राशि होगा, क्योंकि देखिए वेग में परिमाण और दिशा दोनों होती है, यानी देख लीजिए, या विस्थापन बटा समय, यानी जब वेक्टर को हम स्केलर से भाग देते हैं तो हमेशा क्या आता है, वेक्टर आता है। तो इसलिए वेग क्या है, एक सदिश राशि है। अब दोनों के बीच में एक शॉर्ट में हम क्या कर लेते हैं, इसका डिफरेंस देख लेते हैं, जिससे आपको डिवाइड भी हो जाएगा। देखिए इधर हम चाल और इधर वेव को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए चाल क्या हो जाएगा, चाल होता है एकांक समय में तय की गई दूरी, और वेग एकांक समय में तय की गई विस्थापन। और दूसरा में देखिए कि चाल क्या है, एक अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी, और वेग क्या होता है, सदिश राशि, यानी वेक्टर क्वांटिटी। इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, इसमें सिर्फ परिमाण होता है। उसके बाद देखिए जो इसका फॉर्मूला होता है, दूरी बटा
समय, और इसका जो फॉर्मूला है विस्थापन बटा समय। और चाल का भी बीमा और मात्रक समान था और वेग का भी बीमा और मात्रक समान है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हम देख लिए कि दूरी, चाल, वेग, विस्थापन क्या है और इसमें क्या डिफरेंस होता है, आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं कि त्वरण क्या होता है और मंदन क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, त्वरण यानी इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो त्वरण क्या होगा, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहेंगे, त्वरण कहते हैं। यानी देखिए फ्रेंड्स, एक चीज यहाँ पे आ गया दर, तो दर का मतलब निश्चित है कि उसके बट्टा में क्या होगा, समय लगा रहेगा। यानी त्वरण बराबर हो जाएगा, देखिए वेग में परिवर्तन। देखिए फ्रेंड्स, जब परिवर्तन होता है तो यानी फाइनल माइनस इनिशियल, तो पहले हम आपको हिंदी में लिख के बताते हैं। वेग में परिवर्तन दर है, दर का मतलब है नीचे क्या लगा रहेगा, समय लगा रहेगा। अब देखिए त्वरण को हम ए से डिनोट करते हैं, परिवर्तन है इसका मतलब एक फाइनल वेलोसिटी भी हो गया, एक इनिशियल वेलोसिटी यू हो गया। समय को हम क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया कि त्वरण बराबर हो जाएगा v माइनस यू बाई टी, या अगर एक ही वेलोसिटी है तो आप v बटा v टी भी लिख सकते हैं, जहाँ v क्या है, वेलोसिटी है, और t क्या है, टाइम है। अब देखिए इसका मात्रक क्या होगा, त्वरण का मात्रक अगर देखिए तो देखिए यहाँ पे वेग, तो वेग का हम लोग मात्रक निकाल चुके हैं। वेग का मात्रक क्या निकाले थे, मीटर प्रति सेकंड होता है, तो वेग का रख दीजिए मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद देखिए समय का यूनिट क्या है, सेकंड है, तो कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका क्या होता है, यूनिट होता है। अगर हम इसका बीमा निकालें तो फ्रेंड्स इसका बीमा होता है एल टी माइनस 2, और वेग का बीमा क्या था, एल टी माइनस 1। त्वरण क्या होती है, एक सदिश राशि होती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये था त्वरण और त्वरण से संबंधित पॉइंट्स। अब देखिए फ्रेंड्स, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि क्या त्वरण पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है या शून्य भी होता है। तो फ्रेंड्स, त्वरण पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। कि जो नेगेटिव त्वरण होता है, नेगेटिव त्वरण को ही यानी इसको इंग्लिश में बोला जाता है रिटार्डेशन। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर जैसे अगर -4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब है जो मंदन आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा। यानी माइनस जो ऋणात्मक त्वरण होता है उसी को तो हम क्या बोलते हैं, मंदन कहते हैं। तो इसका मंदन कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि रिटार्डेशन यानी मंदन क्या होता है। तो जो भी नेगेटिव त्वरण रहेगा, अगर कह देगा कि मंदन 4 है तो त्वरण कितना होगा, -4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। तो ये था त्वरण, वेग, सभी के महत्वपूर्ण पॉइंट्स को भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग टेस्ट लगाएंगे कि क्या हम लोग रियल में क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, त्वरण का एसआई मात्रक है।
तो फ्रेंड्स हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि जो त्वरण का ऐसा यूनिट होता है क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, यानी इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और मीटर प्रति सेकेंड किसका यूनिट था, वेग का यूनिट था। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, तय की गई दूरी को मापा जाता है। ऑप्शन ए है स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, एनीमोमीटर, बैरोमीटर। तो फ्रेंड्स हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो तय की गई दूरी होती है उसको ओडोमीटर से मापा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। और स्पीडोमीटर से क्या मापा जाता है, यह एक प्रकार का डिवाइस होता है जिससे चाल को मापा जाता है। और एनीमोमीटर क्या होता है, यह वायु की गति को मापा जाता है इससे। और बैरोमीटर क्या होता है, इससे वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है, मंदन यानी रिटार्डेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक कार 25 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करती है तथा अगले 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में 45 मिनट का समय लगाता है। तो पूरी यात्रा के लिए कार की औसत चाल ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स देखिए, कार का औसत चाल का हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। चाल बराबर होता है तय की गई कुल दूरी। तो देखिए यहाँ पे कितना दूरी है, 25 किलोमीटर, और यहाँ कितना दूरी है, 25 किलोमीटर। तो टोटल कितना दूरी हो जाएगा, 50 किलोमीटर। उसके बाद कुल समय, तो देखिए कुल समय यहाँ पे 30 मिनट और यहाँ पे कितना मिनट है, 45 मिनट। दोनों को जोड़ दीजिएगा कितना आ जाएगा, 75 मिनट। अब फ्रेंड्स यहाँ पे 75 मिनट को हमको घंटा में बदलना है, तो कितना से 60 से भाग देंगे। तो देखिए 50 1 बट्टा कितना हो जाएगा, 60 ऊपर चल जाएगा, यहाँ पे 75। अब काट दीजिए, 15 चौका 60, 15 25 75, यहाँ 10 कितना आ जाएगा, 46। देखिए ऊपर किलोमीटर है, नीचे घंटा है, तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप इस ऑप्शन में देखिएगा, तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन तो गलत दिया हुआ है। यहाँ पे एक कोई ऑप्शन होगा, यहाँ पे 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। तो इस प्रकार आसानी से निकाल सकते हैं कि औसत चाल कैसे निकलता है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर आप लगा सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन रेलवे में बहुत सारे पूछे गए हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पूरब दिशा में 3 मीटर चलता है और फिर उत्तर दिशा की ओर 4 मीटर चलता है, तब सॉरी यहाँ पे कौन है, कौन का विस्थापन ज्ञात करें। और यहाँ भी कौन है। अब देखिए कह रहा है कि पूरब दिशा की ओर। तो फ्रेंड्स जब हम किसी कागज पे डायग्राम दिशा को दर्शाते हैं तो इधर क्या होता है पूरब, ऊपर क्या होता है उत्तर, यहाँ पे क्या होता है पश्चिम, और यहाँ क्या होता है दक्षिण। तो देखिए पूरब दिशा में 3 मीटर चलता है, यानी यहाँ पे कोई व्यक्ति है, यहाँ से 3 मीटर दूरी तय किया हो। उसके बाद कह रहा है उत्तर की ओर 4 मीटर जाता है, यानी ऊपर की ओर आ गया 4 मीटर। तब कह रहा है कौन का विस्थापन है। तो फ्रेंड्स इसका जो इनिशियल पॉइंट था यहाँ और फाइनल पॉइंट यहाँ है, दोनों को मिला देंगे। मिलाने के बाद हम कर्ण स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ 3 है 4 है, तो कितना हो जाएगा 5 मीटर। तो यानी इसका जो विस्थापन आएगा वो कितना मीटर आएगा, 5 मीटर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी 5 मीटर। अगला क्वेश्चन है, आकाश में बिजली चमक के देखने के 4.5 सेकंड के बाद उसकी ध्वनि सुनाई पड़ती है, यानी आवाज कितनी दूरी पर बिजली चमकी। यानी हमको बताना है कि जो आवाज सुनाई दी वो कितनी दूरी पर, यानी दूरी निकालना। तो दूरी बराबर क्या होता है
चाल गुने समय होता है। चाल कितना दिया हुआ 346, समय कितना है 4.5 है, इसको गुना कर लीजिए तो नीचे कितना आ जाएगा 10 नहीं 5 9 45, 2 कट जाएगा, 2 से इसको काट दीजिए, 2 कहीं 2, 2 से 2 3 आ जाएगा। आप गुना कर लेंगे तो 9 3 कितना आ जाएगा 27 के साथ 2 और 9 से 63, 2 आ जाएगा 65 के 5 हासिल 6 हो जाएगा, 9 6 कितना आ जाएगा 15, यानी जो दूरी आया टोटल वो 1557 क्या आया मीटर आया। तो आप इस ऑप्शन में देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यानी 1557 मीटर, यानी जो आवाज़ सुनाई पड़ेगा वो 1557 मीटर की दूरी पर सुनाई पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आपको चाल और वेग से संबंधित चाहे न्यूमेरिकल हो या थ्योरी कंसेप्ट हो सभी समझ में आए होंगे। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।